अब बच्चों देखते हैं भू संसाधन का सर्वोचित उपयोग। भू संसाधन का सर्वोचित उपयोग कैसे किया जाता है या कैसे होता है? तो भूमि एक सीमित साधन है, इसका निर्माण या विस्तार संभव नहीं है। यानी जो भूमि है वह एक सीमित साधन है, इसका निर्माण या विस्तार नहीं किया जा सकता है। नहीं यानी कहने का तात्पर्य है कि नई भूमि का निर्माण किया जा सकता है और ना ही उपयुक्त भूमि से अधिक उसका विस्तार या उसको बढ़ाया जा सकता है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानीपूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से करना अत्यंत आवश्यक है। यानी इसलिए जो प्रकृति के द्वारा हमें भूमि उपलब्ध कराई गई है उसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए, यानी जितने भी आपके उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए सावधानीपूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से उस भूमि का उपयोग करना अति आवश्यक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, मानव संसाधनों का महत्व। मानव संसाधनों का महत्व क्या है? तो किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन उसकी जनसंख्या होती है। यानी किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन उसकी जनसंख्या होती है, लेकिन व्यक्तियों की संख्या से ही मानव संसाधनों का ज्ञान नहीं हो पाता। यानी व्यक्तियों की संख्या से ही मानव संसाधनों का ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि उनमें से उनके अशिक्षित, अकुशल, अप्रशिक्षित तथा अस्वस्थ हो जाते हैं। यानी उनमें से कुछ व्यक्ति, जो अनेक व्यक्ति होते हैं, वो अशिक्षित, अकुशल, अप्रशिक्षित तथा अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए जो मानव संसाधन है उनकी जनसंख्या के आधार पर उनकी गणना नहीं की जा सकती। यानी कहने का तात्पर्य बच्चों कि किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन होता है वहाँ की जनसंख्या होती है। बिना जनसंख्या के किसी भी कार्य को, यानी जब तक लोगों की संख्या नहीं होगी तब तक आप किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से अंजाम नहीं दे सकते। यानी खेती करना है तो उसमें भी लोगों की संख्या, किसी कार्य को संपादित करना है, पूरा करना है तो उसमें आपको जनसंख्या यानी व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन व्यक्तियों की संख्या ही मानव संसाधनों का ज्ञान नहीं हो पाता। यानी व्यक्तियों की संख्या हो लेकिन उसमें से शिक्षित मनुष्य न हो। यदि आपको मान लीजिए कोई कार्य करना है लेकिन उस कार्य के प्रति जागरूक व्यक्ति नहीं है, तब आप उस कार्य को ढंग से, यानी कुशलता उनके अंदर, उन व्यक्तियों के अंदर या उन मजदूरों के अंदर अशिक्षितता व्याप्त है, अकुशल हैं, वो अप्रशिक्षित हैं तथा अस्वस्थ हैं, तो ऐसी अवस्था में वो किसी कार्य को संपूर्ण ढंग से या कुशल ढंग से पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि मानव संसाधनों का महत्व बिना व्यक्तियों की संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता। उनके अंदर कुशलता, शिक्षित और प्रशिक्षित तथा स्वस्थ होने चाहिए वो व्यक्ति। फिर मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक जलवायु। अब देखिए, मृदा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कारक जलवायु क्यों होती है? तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत मंद गति से होती है। यानी जो मिट्टी बनती है तो इसकी प्रक्रिया बहुत मंद गति से होती है। जलवायु मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो हमारी जलवायु होती है बच्चों, वह मिट्टी के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे नंबर 1, बहते हुए जल एवं पवनों के कारण। यानी जब जल, बहता हुआ जल पहाड़ों से आता है, पवनों के या हवाएं चलती हैं तो चट्टानों के घर्षण एवं कटाव होता है। यानी चट्टानें जो होती हैं, देखा आप लोगों ने पढ़ा होगा छत्रक शैल और विभिन्न प्रकार के शैल, तो उसमें जो चट्टानों का कटाव होता है जिसमें मृदा का निर्माण होता है। यानी जब चट्टानें कट जाती हैं तो रेतीली भूमि, यानी वह कट करके चट्टानें बालू के रूप में उड़ना शुरू हो जाती है छोटे छोटे कंकड़ों में, और वो जहाँ कर जम जाती हैं वो छोटी छोटी, यानी कहने का तात्पर्य है जैसे ये आपका पहाड़ हो जाता है, मान लीजिए आप एक पहाड़ ले लेते हैं, जब हवा इसके आसपास से निकलती है तो ये क्षेत्र कटते हुए चले जाते हैं, और ये जो कट के बालू के रूप में जहाँ पर जाकर जम जाते हैं वहाँ भूमि का निर्माण हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम कि पवनों के चट्टानों के घर्षण का कटाव होता है, इसमें मृदा का निर्माण हो जाता है। फिर नंबर 2 है, पवनों द्वारा एक स्थान से घिरे हुए चट्टानी चूर्ण को उड़ाकर अन्यत्र जमा करके भी मृदा का निर्माण हो जाता है। यानी जब हवाएं तीव्र गति से चलती हैं तो एक स्थान से घिरे हुए चट्टानी चूर्ण को, यानी एक स्थान पर जब मान लीजिए चट्टानों का चूर्ण हो या बालू का चूर्ण हो या धूल मिट्टी कुछ भी हो, उसको उड़ा करके दूसरे स्थान पर ले जाकर उसे जमा कर देती हैं, जिससे भी मृदा का निर्माण हो जाता है। यानी पवनें अपने साथ बहाकर, आंधी या पवन अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी जब एक स्थान पर उसको छोड़ देती हैं तो वहाँ भी मिट्टी जमा हो जाती है जहाँ, तो उस जमाव पर भी मृदा का निर्माण हो जाता है। यानी चाहे वो पत्थर पर जम जाए वहाँ भी मृदा का निर्माण हो जाता है। फिर आगे देखिए, संसाधनों के संरक्षण से अभिप्राय। तो संसाधनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है? मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को संसाधन संरक्षण कहते हैं। यानी मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को संसाधन संरक्षण कहते हैं।
तो ये संरक्षण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संसाधनों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी को सतत लाभ कराना है। यानी जो संसाधन को संरक्षण करना मतलब उनको सुरक्षित रखना। तो संसाधन के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमारी आगामी जो आने वाली वर्तमान ये पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी को सतत लाभ कराना यानी निरंतर लाभ पहुंचाना होता है। दूसरा, इसमें भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति निहित होती है। इसमें यानी जो भावी हमारी आने वाली आगामी पीढ़ी होती है उसकी आवश्यकताएं तथा आकांक्षाएं जो होती हैं उनकी पूर्ति भी इसी में निहित होती है। फिर आगे देखिए बच्चों, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन, यानी भारत में भूमि का उपयोग किस प्रकार है, किस प्रारूप में भूमि का उपयोग होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, ये आगामी क्लासों के लिए आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो भारत के कुल भूमि क्षेत्रफल यानी भारत का जो कुल भूमि का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। यानी इसके जो ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसके 93% भाग के भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में भूमि उपयोग संतुलित नहीं है। वर्ष 2002 से 2003 के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि भूमि का सर्वाधिक 43.41% उपयोग शुद्ध बोए गए क्षेत्र, यानी 2002 और 2003 के आंकड़े से यह स्पष्ट होता है कि जो सर्वाधिक हमारी भूमि है 43.41% वह उपयोग और शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत तथा सबसे कम यानी सब बोए गए क्षेत्रों के अंतर्गत जो खेती करने वाली भूमि है वो 43.41% है, और जो सबसे कम उपयोग वाली भूमि है 1.10% वो विविध वृक्षों एवं पवनों के अंतर्गत है, उपवनों के विभिन्न प्रकार के वृक्षों एवं उपवनों के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त वनों के अंतर्गत 22.57% क्षेत्र है, यानी जहां वन इस क्षेत्र में 22.57% क्षेत्र है, इसमें वन पाए जाते हैं, और जो 1.10% है उसमें विभिन्न प्रकार के उपवन यानी जो उपवन होते हैं वृक्षों के उपवन लगाए जाते हैं, बाग, वो बाग जो बगानी होती है वो 1.10% पर है। बाकी जो हमारे वन हैं वो 22.57% पर, बाकी खेती योग्य जो बोए गए कह सकते हैं बोई गई भूमि होती है कृषि योग्य भूमि वो 43.41% है। तो यहाँ पर स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम है, यानी जो हमारे चारागाह हैं स्थायी चारागाह उनके लिए भूमि हमारे देश में बहुत ही कम है। तो ये भारत में भूमि उपयोग का वह प्रारूप है या वर्णन है, किस क्षेत्र में कितनी भूमि उपलब्ध है। फिर आगे वन क्षेत्र में सीमित वृद्धि। अब देखिए वन क्षेत्र, ऊपर भूमि के बारे में दर्शाया गया, नीचे वन क्षेत्र में सीमित भूमि वृद्धि कैसे। भारत में वन क्षेत्र में संतुलित नहीं, वन क्षेत्र संतुलित नहीं है। यद्यपि यहाँ 1960 से 61 की अपेक्षा 2002 से 3 में वन क्षेत्र में 4.46% की वृद्धि हुई है। यानी भारत में जो वन क्षेत्र है जंगलों का वह संतुलित नहीं है, क्योंकि आए दिन वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसके कारण उसका संतुलन नहीं बन पा रहा और अनेक समस्याएं, प्राकृतिक समस्याएं यानी आपदाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इस कारण यहाँ 1960 से 61 की अपेक्षा 2002 से 3 में वन के क्षेत्र में 4.46% की वृद्धि हुई है। यानी जहाँ सरकार ने 2002 से 3 में वन क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि किया और वृक्षारोपण करके 4.46% की वृद्धि वृक्षारोपण में की है, किंतु यह संतोषजनक नहीं, इस वृद्धि को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। इस सीमित वन वृद्धि का मुख्य कारण वनों की अंधाधुंध कटाई, यानी यह सीमित वन वृद्धि क्यों हो रही है, इतने पेड़ लगाने के बाद भी सीमित वन वृद्धि जन 4.46% की वृद्धि या संतोषजनक वृद्धि नहीं है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन लाखों कह सकते हैं आप लाखों वृक्ष कट जाते हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई होती चली जा रही है, जिसके कारण हमारा जो क्षेत्र है वनों का क्षेत्र वह संतुलित नहीं यानी सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। फिर आगे देखिए भू संरक्षण के उपाय, यानी भूमि का संरक्षण कैसे है, भूमि का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, भूमि की देखरेख। तो भू संरक्षण का उपाय निम्नलिखित है। पहले देखते हैं समोच्च रेखीय जुताई। अब समोच्च रेखीय जुताई क्या होती है, तो जो हमारी समोच्च रेखीय जुताई होती है बच्चों या ढालू क्षेत्रों में की जाती है, यानी जो ढालू क्षेत्र होते हैं सीढ़ीदार खेत जिनको कहते हैं उनमें की जाती है। इसमें ढालू सतह पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर जुताई
रेखीय विधि से यानी समोच्च रेखीय विधि से की जाती है। इससे वर्षा का जो जल होता है वह अवरोध के बहाव में उत्पन्न होता है। यानी जो कहने का तात्पर्य है कि जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं तो उसमें उस दिशा में, जिस दिशा में ढाल होता है उस दिशा में जुताई नहीं की जाती, उसके अपोजिट दिशा में जुताई की जाती है, जिससे वहाँ पर रेखाएं बन जाती हैं। तो जो रेखाएं बनने के कारण वर्षा का जल होता है वो जल बहता नहीं है। और क्यों? क्योंकि जब जुताई विपरीत दिशा में होती है तो उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है जल में, यानी नालियाँ उसके विपरीत दिशा में होती है, जिसके कारण जल बह नहीं पाता है। तो जब जल नहीं बहता है तो मिट्टी नहीं बहती, इसलिए इसे कहा गया है समोच्च रेखीय जुताई। यानी यदि आपका खेत कह सकते हैं कि खेत सीढ़ी नुमा इस क्षेत्र में होता है और इधर की ओर आपका ढाल होता है, ये ढाल हो जाता है कि इधर से जब जल बहता है इधर से बहना शुरू करता है और इधर ढाल इस ढलाई क्षेत्र में निकल जाता है जल, तो यहाँ पर इधर को जुताई हम फसलों की नहीं करते, इधर को जुताई नहीं होती है, ये जुताई इधर को की जाती है। क्योंकि यदि इधर को जुताई करेंगे तो ये नालियाँ जो होती हैं जुताई में वो इधर को बनती हैं, किंतु जब इधर को हम जुताई करेंगे तो ये नालियाँ इधर को बहेंगी, जिसके कारण जब जल इधर से बहेगा तो इसके बीच में ये नालियाँ जो बन जाती हैं, बीच का उभरा हुआ भाग, ये उस जल को बहने में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे जल नहीं बह पाता और मिट्टी का कटाव नहीं होता है। फिर है फसलों की हेर फेर बुआई। अब देखिए, इसको सस्यावर्तन विधि भी कहते हैं। फसलों की हेर फेर बुआई का क्या तात्पर्य होता है कि एक क्षेत्र में या ये एक भूखंड में कई वर्षों तक एक ही फसल का ना बोना। यानी यदि एक ही फसल कई वर्षों तक आप एक क्षेत्र में यानी एक फील्ड में बोते रहते हैं तो जो वहाँ के भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है। इसके कारण फसलों की बुआई में हेरफेर करना चाहिए, यानी फसलों की बुआई में बदलाव करते रहना